ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन रैन के साथ होती है, जिसकी आज शादी होने जा रही थी, पर उसका फियांसी उसे चीट कर देता है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड दोम के साथ शादी कर रहा होता है। रैन दोनों को ही चिल्लाती है कि आखिर वो दोनों उसे कैसे चीट कर सकते हैं। रैन अपने फियांसी ली से कहती है कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी, तुम्हारे लिए मैंने अपने पेरेंट्स का दिया हुआ घर बेचकर तुम्हारा लोन भरने में हेल्प की और आज की वेडिंग भी सब मेरे पैसे की थी। अभी यहाँ पर रैन के फियांसी ली की मॉम आ जाती है और वो रैन से कहती है कि तुमने ये सब अपनी खुशी से की थी और वैसे भी तुम जैसी लड़की मेरे बेटे के लायक ही नहीं हो और तुम जैसी गरीब लड़की से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। तभी यहाँ पर एक रिच ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि किसने कहा कि इस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। फिर इन्हें देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं कि ये बुढ़ा इस लड़की से शादी करने वाला है। ग्रैंडपा रैन से कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन अब भी यहाँ पर आता ही होगा, मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा। फिर हम इस कहानी के हीरो शैन को देखते हैं, जो कि एक बिलियनर सीईओ है। ग्रैंडपा का कॉल आते ही वो सीधा यहाँ पर आने के लिए निकल जाता है। फिर हम यहाँ वेडिंग में देखते हैं कि कुछ गुंडे अपना लोन का पैसा लेने के लिए पहुँचते हैं। रैन के फियांसी ने लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर जानबूझ के रैन का नाम लिखवाया था, इसलिए ये लोग रैन से पैसा मांगने लगते हैं। रैन ली को चिल्ला कर कहती है कि आखिर तुम मुझे ये लोन भरने के लिए कैसे कह सकते हो, जबकि लोन के सारे पैसे तुमने एंजॉय करे। तोंग और ली से कहते हैं कि पैसे तो तुम्हें ही भरने पड़ेंगे। अब क्योंकि रैन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए गुंडे रैन को यहाँ से ले जाने लगते हैं। ग्रैंडपा रैन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी ली की मॉम जानबूझ के पैर करके ग्रैंडमा को गिरा देती है। ये देखकर रैन जल्दी से ग्रैंडपा के पास आती है और उनकी फिक्र कर रही होती है। तभी ली और तोंग रैन से कहते हैं कि चुपचाप इन लोगों के साथ चली जाओ। तभी यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और वो इन लोगों को चिल्लाता है और जल्दी से अपने ग्रैंडपा के पास आकर रैन को दूर करके अपने ग्रैंडपा को उठाता है। फिर ग्रैंडपा शैन से कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढ लिया हूँ। ऐसा बोलते हुए ग्रैंडपा दोनों का हाथ पकड़ा देते हैं, पर शैन जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। रैन तो सोचती है कि ग्रैंडपा का ग्रैंडसन तो इतना ज्यादा हैंडसम है, पर यहाँ पर शैन अपने ग्रैंडपा को मना रहा होता है कि वो ऐसे किसी से भी शादी नहीं करेगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि रैन बहुत ही अच्छी लड़की है, मैंने इसे ऑर्फनेज में बड़ा होते हुए देखा हूँ और रैन को मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चुन चुका हूँ, तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो चलो अब तुम इसे 2 मिलियन दे दो ताकि ये अपना लोन भर सके। शैन सोचता है कि गोल्ड डिगर लड़की कितनी चालाक है, इसने मेरे ग्रैंडपा से पूरे 2 मिलियन मांगी है। पर तभी रैन कहती है कि ग्रैंडपा मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, लोन के पैसों का इंतजाम मैं अब खुद करूंगी और मैं जा रही हूँ इनके साथ। पर तभी ग्रैंडपा रैन को रोक देते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो और तुम्हारा लोन का पैसा भरने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर ग्रैंडपा तो रैन को एक कार्ड देने लगते हैं और कहते हैं कि ये पूरे 8 मिलियन है तुम्हारी ब्राइड प्राइस और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी शैन जल्दी से अपने ग्रैंडपा को रोकने लगता है और जिया से कहता है कि तुम मेरी ग्रैंडपा की बातों पर बिलीव मत करो, वो इतने ओल्ड हो गए ना तो सपना देखते रहते हैं कि बहुत ही रिच है और ना मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं खुद अपने ग्रैंडपा की पेंशन पर डिपेंड हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे जैसे लड़के से शादी करनी चाहिए। पर यहाँ पर रैन तो शैन से शादी करने के लिए मान जाती है और ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हैं। फिर दोनों ही जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और रैन सोचती है कि उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसने ऐसे पर्सन से शादी कर ली जिससे वो अब भी मिली है। रैन से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो मेरे लोन के 2 मिलियन भरे हैं, मैं उस पैसों को वापस कर दूंगी और ब्राइड प्राइस के तौर पे जो तुम्हारे ग्रैंडपा ने ये कार्ड दिए हैं ये तुम ही रखो, ये जरूर ग्रैंडपा का पेंशन होगा ना। शैन सोचता है कि इतने भारी कार्ड को ये एक नॉर्मल सा कार्ड समझ रही है, इस गोल्ड डिगर को तो पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। फिर शैन से कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुमने ग्रैंडपा को कैसे फूल बनाई हो कि वो तुम्हें इतना पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं है और मैं बहुत ही गरीब हूँ। तभी यहाँ पर शैन को पिक करने के लिए उसका असिस्टेंट और उसके गार्ड्स पहुँच जाते हैं। शैन उन लोग से कहता है कि मैंने तुम लोग से कहा था ना कि मैं तुम्हें एक्टिंग के पैसे दे दूंगा। ऐसा बोलते हुए वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो रैन सोचती है कि लगता है ये सारी बॉडीगार्ड्स को इसने एक्टिंग करने के लिए हायर किया था। फिर शैन यहाँ से जाते हुए रैन से कहता है कि मैंने बस अपने ग्रैंडपा को खुश करने के लिए तुमसे शादी किया हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में कुछ भी मत सोचना। ये बोलकर शैन यहाँ से चला जाता है और रैन सोचती है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। फिर कार से जाते हुए शैन का असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल बता रहा होता है। शैन अपने ग्रैंडपा के लिए ली फैमिली से बदला लेने का सोचता है, जो उन लोगों ने वेडिंग में ग्रैंडपा को बदतमीजी से ट्रीट किए। फिर रात में हम देखते हैं रैन को, जो कि अपने घर पे होती है और वो बहुत ही खुश होती है कि उसे उसके पेरेंट्स का घर फाइनली मिल चुका है। तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और रैन जैसी दरवाज़ा खोलती है तो उसके घर में शैन आ जाता है। वो इसे देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो ग्रैंडपा झाँक कर बताते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर भेजा हूँ, अब तुम लोग की शादी हो गई है तो तुम लोग को साथ में रहना चाहिए। शैन सोचता है कि अगर ग्रैंडपा ने मुझे धमकी ना दी होती तो मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आता। ग्रैंडपा यहाँ पर शैन को वार्न करते हैं कि तुम मुझे फूल नहीं बना सकते, मैं कभी भी यहाँ पर आकर चेक करता रहूँगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। फिर शैन पूरा घर देखते हुए सोचता है कि ये तो कितना छोटा घर है, मेरे तो सर्वेंट का भी इससे बड़ा घर है
आखिर ये इतने छोटे घर में रहती कैसे। रैन यहाँ पर शैन को देखते हुए डर रही होती है कि तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं। तो शैन कहता है कि तुम मुझे सेड्यूस करने का सोचना भी मत, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो रैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। तब यहाँ शैन उसके रूम में जाने लगता है और ये उसके पीछे पीछे जाती है और टकरा जाती है। तो ये कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे सेड्यूस नहीं करना चाहती हो, तो ये क्या है। रैन कहती है कि मैं तुम जैसे बंदे को क्यों सेड्यूस करूंगी जो अपने ग्रैंडपा की पेंशन पर डिपेंड है, और यहाँ पर तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देना होगा क्योंकि तुम मेरे साथ रह रहे हो और मैं तुम्हारी लैंडलॉर्ड हूँ। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा फिर से आकर शैन को चेक करने आए होते हैं और वो उसे आवाज़ देते हैं। ग्रैंडपा की आवाज़ सुनकर शैन जल्दी से रैन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करना होगा। तो रैन कहती है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा को जल्दी उनका ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाए। फिर रैन ग्रैंडपा को सुनाने के लिए जोर जोर से एक्टिंग करने लग जाती है और ये जल्दी से इसका मुंह बंद करता है। ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि लगता है अब मैं जल्द ही ग्रेट ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ, और वो एक बच्चे की फोटो फ्रेम रखकर यहाँ से चले जाते हैं। रैन यहाँ पर इसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प ही तो कर रही हूँ, तो तुम मुझे क्यों चिल्ला रही हो। फिर दोनों ही उठ जाते हैं और रैन कहती है कि कल मुझे ऑफिस में काम करने जाना है, तो मैं अपना पैकिंग करने जा रही हूँ। तो शैन भी कहता है कि कल मुझे फिशिंग करने जाना है। तो ये कहती है कि अभी तो तुमने अपने एक्टर्स को भी पैसे नहीं दिए हैं, तो आखिर तुम काम क्यों नहीं करते जाके। ये कहता है कि मैं पैसा कमाने के लिए तो फिश बेचने वाला हूँ, जितनी बड़ी फिश मुझे मिलेगी उतना मेरा फायदा होगा। रैन कहती है कि ये अच्छी बात है कि अब तुम काम करने का सोच रहे हो, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और फिर रैन से गुड लक बोलते हुए अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी जा रहा होता है। असिस्टेंट उसे कहता है कि आज उसका अब्रॉड से आने के बाद हेड ऑफिस में जाने का फर्स्ट डे है, इसलिए कंपनी में एम्प्लॉयज उसका ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं और आज उसे 3 जरूरी मीटिंग के लिए भी जाना होगा। शैन कहता है कि एम्प्लॉयज को कह देना कि कोई ग्रैंड वेलकम करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब नहीं पसंद। तभी हम देखते हैं कि रैन भी स्कूटी से जा रही होती है और वो शैन को कार से जाते हुए देख लेती है। वो स्कूटी से कार का पीछा करने लगती है। तो असिस्टेंट इस बारे में शैन को बताता है कि आपकी वाइफ हमारे पीछे ही है। शैन अपने असिस्टेंट को फास्ट ड्राइव करने के लिए कह रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आगे सिग्नल आ गए। तभी शैन देख लेता है कि रैन अपनी स्कूटी से यहाँ तक पहुँच चुकी है। फिर जैसे ही रैन यहाँ आती है तो वो कार के अंदर जाती है और उसे कोई भी नहीं दिखता क्योंकि शैन तो सीट के नीचे छुप गया होता है। फिर रैन सोचती है कि लगता है मुझे गलतफहमी हुई। फिर वो अपनी स्कूटी लेकर यहाँ से चली जाती है और शैन की सांस लेता है। फिर इसके बाद रैन यहाँ भागते हुए कंपनी पहुँचती है और वो बहुत ही खुश होती है कि अच्छा हुआ मैं लेट नहीं हुई। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज मेकअप कर रही होती है और ये लोग रैन से कहते हैं कि तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ, आज हमारे सीईओ अब्रॉड से वापस पहली बार कंपनी आ रहे और हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट की उनके साथ आज मीटिंग होने वाली है। रैन कहती है कि एक मीटिंग ही तो है, आखिर तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। यहाँ पर रैन की फ्रेंड मेकअप करते हुए कहती है कि क्या पता मैं प्रेसिडेंट को इतनी पसंद आ जाऊँ कि उनकी वाइफ बन जाऊँ। और रैन से कहती है कि चलो तुम भी मेकअप कर लो। तो कहती है कि मुझे तुम लोगों की तरह दिन में सपने देखने का शौक नहीं है। तब रिलिन जो कि रैन की दुश्मन है वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम मेकअप ना करके प्रेसिडेंट का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहती होगी। और वो रैन और सभी से कहती है कि देखना प्लानिंग डिपार्टमेंट की हेड मैं बनूंगी। तो रैन की फ्रेंड कहती है कि ये लिन अपने आप को समझती क्या है, इसे एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल समझ में तो आता नहीं है और सपने देख रही है हमारी सुपरवाइजर बनने की। हमारी सुपरवाइजर तो तुम्हें बनना चाहिए। रैन तुम कितने टैलेंटेड हो और तुम्हारे प्रोजेक्ट आइडियाज भी इतने अच्छे होते हैं। फिर शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के बेस्ट प्लानर्स को यहाँ मीटिंग के लिए बुलाए। जैसे ही रैन अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर मीटिंग के लिए जाने लगती है तो लिन जानबूझ के उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। फिर रैन अपनी फ्रेंड से कहती है कि जब तक तुम लोग जाओ मैं अपना कपड़ा साफ करके आती हूँ। पर हम देखते हैं कि मौका देखते हुए लिन रैन की जगह लेते हुए शैन के ऑफिस में आकर उसे अपना प्रोजेक्ट प्लान देने लगती है और ये प्लान तो शैन को देखते के साथ ही पसंद आता है और वो इसकी तारीफ करता है। तभी इतने में रैन भी यहाँ पर पहुँच जाती है पर लिन जल्दी से जाकर इसे बाहर कर देती है और इसे कहती है कि बॉस को मेरा प्लान पसंद आ गया है और वो तुम्हारा प्लान देखना भी नहीं चाहते। फिर रैन सोचती है कि अभी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं बॉस को बाद में अपना प्लान दिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रैन का एक्स बॉयफ्रेंड ली कंपनी में पहुँच जाता है और वो उसे कॉल करके तुरंत ही उसे मिलने आने को बोलता है। फिर रैन उसे कॉल पर चिल्लाते हुए यहाँ से जाने लगती है और तभी शैन इसे देख लेता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जैसे ही रैन यहाँ ली से मिलने पहुँचती है तो वो इसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा प्लान कहाँ पर है, मेरे क्लाइंट्स कब से मेरा वेट कर रहा है और मुझे तुम्हारा प्लान दिखाना है। ये कहता है कि देखो प्लीज मुझे प्लान दे दो, फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी यहाँ परेशान करने नहीं आऊंगा। रैन से चिल्लाती है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुमने पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया और अब यहाँ पर मेरी हार्डवर्क को भी मुझे छीनने आए हो, मैं तुम्हें अपना प्लान बिल्कुल नहीं दूंगी। तो ली से नीचे गिराकर मारने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और वो ली को एक पंच मारता है और रैन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो।
और फिर वो उसे उठाने में हेल्प करता है। ली कहता है कि फिर से तुमने इस एक्टर को अपनी हेल्प के लिए लेकर आ गई हो। तो ये इसे चिल्लाकर कहता है कि तुम सोच समझ के बात करो, रैन और मैं लीगल कपल है। फिर ली कहता है कि रैन, चीट तो तुमने मुझे करी है, तुमने हमारी शादी से पहले ही इस लड़की को ढूंढ के रखी थी ना, इसलिए अब मेरे सारे पैसे मुझे वापस करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किया। रैन से चिल्लाती है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ, अब तक तुम मेरा खा रहे थे और मेरा पहन रहे थे, तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई कि मैंने तुम्हारा पैसा खर्च की। फिर ली शेन से कहने लगता है कि तुम इस लड़की से दूर रहो, देखो ये कोई अच्छी लड़की नहीं है, पहले तुम इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका चेकअप करवाओ, नहीं तो तुम्हें कोई बीमारी ना हो जाए। रैन से चिल्लाती है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। फिर रैन ली को और पंच मारता है और उसे कहता है कि तुम होते कौन हो मेरी वुमेन को जज करने वाले। रैन तो ये सुन के सोचती है कि आखिर मैं इसकी वुमेन कब बन गई। फिर ली तो शैन को सॉरी बोलकर उसे डरते हुए यहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद शैन रैन को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है और वो यहाँ पर रैन को मेडिसिन लगा रहा होता है। इसे देखकर नर्स बातें कर रही होती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। तो दूसरी नर्स कहती है कि उसे ऐसे मत देखो, उसकी वाइफ भी साथ में आई है, तुमने देखा नहीं था अभी उसने हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को प्रिंसेस कैरी करके लाया था। ये सब सुनते हुए रैन यहाँ पर शैन को ही देख रही होती है। वो उसे कहती है कि मेरे बस हाथ में चोट आई थी, पैर में नहीं, तो आखिर तुम मुझे उठा के क्यों लाए थे। शैनी से चिल्लाता है कि आखिर तुम उस बंदे से अकेले मिलने क्यों गई थी। तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करेगा, और वैसे उसे देखकर लग रहा था कि उसे पहले किसी ने सबक सिखा चुका है। शैन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो उस बंदे को थैंक यू कहना चाहूंगी जिसने मेरे लिए उसे सबक सिखाया। शैन पूछता है कि तुम उसे कैसे थैंक्स बोलने वाली हो। तो ये कहती है कि कहीं वो तुम तो नहीं थे। तो ये कहता है कि आखिर वो मैं कैसे हो सकता हूँ। तभी इतने में शैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और फिर वो साइड में जाकर उससे कॉल पे बात करता है और चिल्लाता है कि अगर तुम ऐसे ही कभी भी मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। तभी रैनी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेके चलती हूँ। फिर रैनी से ब्रिज के पास ले आती है और कहती है कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो मैं इस जगह पर आती हूँ। फिर इसका बिहेवियर देखते हुए शैन सोचता है कि शायद मैंने इस लड़की को गलत समझ लिया था। तभी इतने में एक बच्ची यहाँ पर आकर इन दोनों को कपल ब्रेसलेट बेचने लगती है। जल्दी से रैन कहती है कि बच्ची तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों कपल नहीं है। तो कहती है कि आप लोग ब्रेसलेट ले लो, फिर आप लोग कपल बन जाओगे। फिर शैन तो इसे लेने का भी सोच लेता है, पर रैन जल्दी से इसका हाथ पकड़ के इसे लेके जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट उसे ब्रेसलेट ला के देता है और कहता है कि बॉस आपने मुझे जो ब्रेसलेट खरीदने के लिए बोला था मुझे बहुत ही मुश्किलों से मिला और ये बहुत ही रिच ब्रांड का है। शैन ब्रेसलेट लेकर बॉक्स फेंक देता है। फिर रैनी से पूछने लगती है कि आखिर कौन आया है। तो ये जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और उसे ब्रेसलेट पहनाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। तो रैन कहती है कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी, हमारी तो सिर्फ फ्लैश मैरिज हुई है और एक दिन हमें अलग होना है। ये सुनकर शैन अपसेट होता है और जल्दी से रैन को अपने पास खींच लेता है, पर वो बहुत ही शाय होकर जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट दिन देखते हैं कि रैन की फ्रेंड उसका ब्रेसलेट देखकर पहचान जाती है कि ये तो बहुत ही रिच ब्रांड का है ना। पर रैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे हस्बैंड ने बताया कि उसने ये स्टॉल से खरीदा है और ये बहुत ही सस्ता है। तभी इतने में इन लोग की कलीग आकर बताती है कि CEO ने लिन को प्रमोशन देते हुए सुपरवाइजर बना दिए। ये सुनकर रैन और उसके फ्रेंड दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी लिन यहाँ पर आकर इतरा रही होती है कि बॉस कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आए थे और उन्हें सबसे ज्यादा मेरा प्रोजेक्ट प्लान पसंद आया और उन्होंने मेरी बहुत ही तारीफ की। तभी यहाँ पे रैन इसका प्रोजेक्ट प्लान देखते हुए कहती है कि ये तो मेरा बनाया हुआ है, रुको मैं अभी CEO को इस बारे में बताती हूँ। तो लिन से प्रोजेक्ट प्लान छीन कर कहती है कि तुम्हारे बोलने से ये प्लान तुम्हारा नहीं हो जाएगा। तो रैन कहती है कि अच्छा तुमने ये प्रोजेक्ट प्लान बनाई हो ना, तो मैं देखती हूँ कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हैंडल करती हो। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रैन का ब्रेसलेट निकालते हुए कहती है कि तुम जैसी लड़की जो कि फेक ब्रेसलेट पहनती है उसके पास कोई हक नहीं कि वो मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करे। ऐसे बोलते हुए ये रैन का ब्रेसलेट विंडो से बाहर फेंक देती है। रैन की फ्रेंड से चिल्लाती है कि वो ब्रेसलेट इसके हस्बैंड ने दिया था। रैनी से चिल्लाती है कि अगर मुझे वो ब्रेसलेट नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिनी से रोकर कहती है कि अगर तुम काम के बीच में जाओगी ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकती हूँ, भूलो मत मैं तुम्हारी सुपरवाइजर बन चुकी हूँ। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि रैन लिन को लेकर बाहर आती है और उसे कहती है कि अब मेरा ब्रेसलेट ढूंढने में मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम्हारे ऊपर केस होगा कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी फेंकी है। तो लिन इसके मुंह पर 20 रुपए फेंक कर दे रही होती है। रैन कहती है कि तुमने तो ऑनलाइन सर्च करके भी देखी थी ना कि मेरा ब्रेसलेट एक रिच ब्रांड का है जिसकी प्राइस 30,000 है, तो लाभ तुम मुझे 30,000 दो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और पुलिस को कॉल करूंगी। फिर लिन को ना चाहते हुए इसे 30,000 ट्रांसफर करना पड़ता है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर रैन यहाँ पर अपना ब्रेसलेट ढूंढने लगती है और तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रैनी से बताती है कि तुमने जो मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट की थी वो मुझसे गुम हो गई है और शायद उसे किसी और ने उठा के लेके गया। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, गुम गई तो तुम इतना परेशान मत हो। पर रैन नहीं मानती, वो कहती है कि वो गिफ्ट तुमने मुझे दिया था।
इस पर शैन कहता है कि एक काम करो, तुम मेरा ब्रेसलेट ले लो, पर ये कहती है कि नहीं, तुम पहने रहो, मुझे ये तुम्हारे हाथ पे अच्छी लगेगी। फिर शैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया ब्रेसलेट दिला दूंगा। रात में हम देखते हैं कि रैन प्लानिंग कर रही होती है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वहाँ पर वो लिन से अपना प्रोजेक्ट छीन लेगी। हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के विनर होने के नाते लिन को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच देना था। रैन की फ्रेंड उसकी साइड लेते हुए लिन से सवाल पूछती है कि आखिर उसने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाई और उसने सारा डेटा कैसे मालूम करी, जिसकी वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। तभी रैन उसकी जगह पर आकर कहती है कि ये जवाब मैं दे सकती हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा है। और फिर सूजी अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब बताने लगती है और ये सब सुनते हुए शैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी वाइफ मेरी कंपनी में काम कर रही थी और उसका प्रोजेक्ट किसी और ने चुरा लिया और मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैं इस चीज को अभी हैंडल करता हूँ। और फिर ये लिन के पास जाकर उसे चिल्लाता है और फिर शैन लिन को कंपनी से फायर कर देता है। फिर यहाँ स्टेज पर अनाउंस होता है कि आज कंपनी के प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले हैं। ये सुनकर शैन तो छुपने लग जाता है और सोचता है कि असिस्टेंट ने मुझे इस बारे में बताया नहीं। तभी यहाँ पे रैन सोचती है कि लगता है आज मैं मेरे हैंडसम बॉस को देखने वाली हूँ, पर क्योंकि शैन स्टेज पर जाता ही नहीं है तो इसकी स्पीच कैंसिल हो जाती है। फिर रैन यहाँ से जाने लगती है, तभी इसे स्टैक्स बॉयफ्रेंड ली मिल जाता है और वो इससे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था और ना ही तुम्हें चीट करना चाहिए था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई और वैसे जो तुमने मेरे साथ किया उसकी वजह से मेरे साथ ही अच्छा हुआ, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड जो मिल गया। ली सोचता है कि आखिर ये इतना प्राउड क्या फील कर रही है, इसकी वजह से मेरा कॉपरेशन फेल हो गया, आज तो मैं इसकी रेपुटेशन खराब करके रहूंगा। फिर ली रैन को इंसिस्ट करता है कि वो ये वाइन पी ले, पर रैन नहीं पी रही होती है तो ये नीचे बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सोचती है कि लाओ पी लेती हूँ, नहीं तो यहाँ मुझे परेशान करने से मानेगा नहीं। फिर ये वाइन को पी लेती है जिसमें इसने ड्रग मिलाया हुआ था। इसे पीने के बाद रैन तो बेहोश हो जाती है और ये बड़ा खुश हो जाता है कि आज मैं इससे अपना बदला लूंगा। ये यहाँ पर इसे हैरेस करने की कोशिश करता है यहाँ शैन आकर, और तभी यहाँ पर ली को इस बारे में पता लगता है कि शैन कोई और नहीं बल्कि शैन ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट मिस्टर शैन है। शैन इसे कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कंपनी के साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब सभी कंपनी तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगी और तुम इस शहर में रहने लायक नहीं बचोगी। फिर ली शैन से माफी मांगने लगता है पर शैन के गार्ड्स इसे यहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली रैन को घर ले आता है और उसे टब में डालता है, पर ड्रग के रिएक्शन की वजह से रैन तो इसे किस करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रैन को होश आता है तो वो सब याद करती है और सोचती है कि कल कहीं मैंने और शैन ने साथ में नाइट स्पेंड तो नहीं कर लिए थे। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और सूजी इसे देख के डरने लगती है तो ये कहता है कि तुम इतना डर क्या रही हो, हम लोग कपल है और कल रात अगर सच में हमारे बीच में कुछ हुआ भी होगा तो भी क्या हुआ, तुम ही चाहती थी कि कल मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो रैन से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, कल हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारी ये ड्रेस मेड ने चेंज करी है। तो फिर शैन जल्दी से बहाना बनाता है कि मेरे बॉस की मेड, मैं अपने बॉस का ड्राइवर हूँ ना। तो रैन कहती है कि तभी तो मैं बोलूँ कि ये होटल मुझे घर जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे बॉस का घर है। मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे ड्राइवर के पास बॉस के घर में रूम है खुद का। ये कहता है कि क्या हुआ, तुम भी मेरे साथ यहाँ पे रहना चाहती हो। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अब तभी मेड्स यहाँ पर रैन के लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आती है और ये देख कर रैन पूछती है कि क्या ये सब भी तुम्हारे बॉस ने अरेंज किया है, वो भी अपने ड्राइवर के लिए। तो शैन कहता है कि हाँ, इनमें से तुम्हें जो पहनना है वो पहन लो। फिर रैन कहती है कि क्या मैं ये लग्जरियस घर पूरा घूम सकती हूँ। तो इसे क्यूट तरीके से मनाने लग जाती है तो शैन इसके लिए मान जाता है। फिर ये पूरा घर घूमने लग जाती है और शैन इसे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो अगर मेरे बॉस घर आ गए ना तो बहुत ही गुस्सा होंगे, और चलो मैं तुम्हें बाहर डिनर के लिए लेके चलता हूँ। और फिर शैन रैन के साथ एक रेस्टोरेंट आ जाता है और ये कहती है कि ये तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है। फिर शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके चिल्लाता है कि आखिर तुमने इतने महंगे रेस्टोरेंट को क्यों बुक किया। फिर शैन बहाना करता है कि एक्चुअली मेरे बॉस को यहाँ पे डिनर करना था, लेकिन वो कोई काम से चले गए हैं तो उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए दे दिया। फिर रैन बहुत ही खुश होती है कि तुम्हारे बॉस तो कितने अच्छे हैं। ये कहता है कि आज का डिनर बॉस की तरफ से, इसलिए तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर सकती हो। अब तभी इतने में तोंग यहाँ पे रैन को देख लेती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और तोंग इसे कहती है कि मैं यहाँ पर क्लास रियूनियन पार्टी के लिए आई हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तभी इतने में ली को किसी की कॉल आ जाती है और वो बात करने लगता है और तोंग यहाँ रैन को पार्टी में ले आती है और यहाँ पर रैन के सभी क्लासमेट मिलकर उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं और तोंग तो जानबूझ के एक वाइन नीचे गिरा देती है और इसका इल्जाम वो रैन पे डाल देती है और कहती है कि इसके पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे और अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो नील डाउन होकर हमसे माफी मांगो तो हम पैसे भर देंगे।
रैन सोचती है कि उसे इन सब के बीच में शैन को नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो नील डाउन होने जा रही होती है। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो इन सभी को चिल्लाता है। ली तो जल्दी से तोंग की जगह शैन से माफी मांगता है, पर शैन इंसिस्ट करता है कि जैसे तोंग ने उसको नील डाउन करने के लिए बोली थी वैसे अब वो खुद नील डाउन हो। फिर शैन और रैन के यहाँ से जाने के बाद तोंग को बहुत ही गुस्सा आती है कि मैं इस रैन को छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि कंपनी में असिस्टेंट अनाउंस करता है कि रैन का प्लान सबसे बेस्ट था, इसलिए उसे प्रमोशन दिया जा रहा है और वो अब प्लानिंग डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी है। और इस खुशी में सभी एम्प्लॉइज को आज रात डिनर की पार्टी होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सभी बाहर गए होते हैं और तोंग भी यहाँ पर किसी क्लाइंट से मिलने आई होती है और ये यहाँ पर रैन को देखकर उसे सबक सिखाने का सोचती है। और वो रैन से अच्छे से बात करती है कि मैं तुम्हें एक क्लाइंट के पास इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, जिससे अगर तुमने डील कर ली तो तुम्हारी कंपनी को फायदा होगा और तुम कुछ गलत मत समझो। मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूँ और अब मैं पुरानी चीजें भूल चुकी हूँ। रैन भी इसकी बात मानते हुए उस क्लाइंट के पास आ जाती है और फिर तोंग तो बड़ी खुश रहती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। वो इस क्लाइंट को सूजी को बेच देती है। ये रैन को हैरेस करने की कोशिश करता है, पर तभी टाइम पे यहाँ पर शैन आकर इसे बचा लेता है और फिर वो रैन को बाहर जाने का कहकर इन सभी को सबक सिखाता है और तोंग को भी चिल्लाता है और तोंग को भी वार्न करता है। तो इसे पता लगता है कि यही मिस्टर शैन है। फिर तोंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि रैन इतनी लकी कैसे कि उसका हस्बैंड इतना रिच है। फिर यहाँ शैन वापस बाहर आने के बाद रैन से कहता है कि अब वो लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। ये कहती है कि मुझे तो तुम्हें देखकर अब शक हो रहा है कि कहीं तुम ही मिस्टर शैन तो नहीं। फिर ये कहता है कि चलो मैं आज तुम्हें सच बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं ही मिस्टर शैन हूँ। अरे मतलब कि मैं मिस्टर शैन का दूर का रिलेटिव हूँ। तो रैन कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि वो लोग तुमसे इतना डर क्यों रहे थे। नेक्स्ट डे देखते हैं कि कंपनी में आने के बाद रैन अपनी फ्रेंड्स को इस बारे में बता रही होती है कि कल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक रिच बंदे को पीट डाला क्योंकि वो मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी इतने में कंपनी में वही रिच बंदा और उसका डैड आ जाते हैं। रैन तो डरने लगती है, पर ये तो यहाँ पर शैन के कहने पर रैन से माफी मांगने आया होता है और ये अपने बेटे को भी नील डाउन होकर रैन से माफी मांगने के लिए कहता है और ये लोग रैन को गिफ्ट भी दे रहे होते हैं। तो ये सब देखते हुए रैन मान जाती है। फिर ये शैन से कहती है कि आखिर ये लोग मुझसे माफी मांगने क्यों आए थे, क्या मिस्टर शैन ने इन्हें ऑर्डर दिया है। तो शैन कहता है कि हाँ, जहाँ तक कि बॉस ने बोला होगा। तो ये कहती है कि फिर तो मुझे मिस्टर शैन को थैंक यू कहना चाहिए। फिर ये तुरंत ही शैन के ऑफिस जाने लगती है। ये उसे रोक नहीं पाता और जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर रैन से कहता है कि बॉस को कोई काम था तो वो कहीं गए हैं। फिर शैन कहता है कि मैंने कहा था ना कि बॉस इतने बिजी रहते होते, उनके पास टाइम कहाँ होगा। तो रैन कहती है कि ठीक है, फिर तुम मेरी जगह बॉस को थैंक यू बोल देना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपनी में एक नई मैनेजर की एंट्री होती है जिसका नाम मिस यू होता है और सभी एम्प्लॉइज इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो मिस्टर शैन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और जरूर वो यहाँ पर मैनेजर की जॉब करने के लिए इसलिए आई है क्योंकि वो मिस्टर शैन से मिलना चाहती होगी। सभी लोग जेलस हो रहे होते हैं। तो रैन कहती है कि अरे, तो रैन कहती है कि देखो, एक सीईओ है और एक रिच लेडी, दोनों इतने परफेक्ट मैच हैं। तभी यहाँ पर यू तो रैन को देखते हुए सोचती है कि ये वही लड़की है जिसके साथ शैन ने शादी की है। फिर ये रैन को हेलो कहती है और उसे कहती है कि तुम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की हेड हो ना, मुझे कंपनी दिखाओ। फिर ये इसे बातें करते हुए इसके हस्बैंड के बारे में पूछती है कि तुम अपने हस्बैंड को बहुत ही प्यार करती हो, मैंने सुनी। रैन हाँ कहती है और वो इससे इसकी लाइफ के बारे में पूछ रही होती है। फिर कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ ना, उसने किसी और से शादी कर ली है। फिर यू यहाँ पर शैन को देखकर जल्दी से उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है। शैन इसे दूर करके चिल्लाता है। तो ये कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, हम अब्रॉड में तो ऐसे ही मिला करते थे। यू कहती है कि मैंने इंटरव्यू पास करने के बाद तुम्हारी कंपनी की मैनेजर बन चुकी हूँ। ये देखते हुए रैन शॉक होकर पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यू कहती है कि मैं जिसकी बात कर रही थी ना, ये वही है, मेरा बॉयफ्रेंड, और कहीं ऐसा तो नहीं कि शैन की फ्लैश मैरिज पार्टनर तुम ही हो। तो रैन कहती है कि हाँ मैं ही हूँ, कुछ क्वेश्चन है। फिर यू शैन से कहने लगती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो शैन से कहता है कि आखिर मैंने तुमसे कब ऐसा प्रॉमिस किया, तुम सिर्फ अपने सपने में ये सब सोचती हो। यू कहती है कि देखो, एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए शादी किए थे, लेकिन रैन इन सब चीजों में इनोसेंट है, चुपचाप उसे डिवोर्स दे दो, उसे ज्यादा हर्ट मत करो। तो शैन से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरी शादी ऑलरेडी रैन के साथ हो चुकी है और मैं इसके साथ कभी डिवोर्स नहीं लूंगा। ये बोलकर शैन यहाँ से रैन को लेकर चला जाता है। फिर यू को बहुत ही गुस्सा आता है और ये किसी क्लाइंट को कॉल करके कहती है कि तुम्हें जैसी लड़की पसंद है वैसी मुझे मिल गई है, तुम उसके साथ जितना चाहो उतना खेलना। फिर यहाँ से जाते हुए रैन इससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा और यू का क्या रिलेशन है। ये कहता है कि वो अब्रॉड में मेरी क्लासमेट थी और हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, और अपने मन में सोचता है कि मैं अभी रैन को सारा सच नहीं बता सकता जब तक कि मैं ये ना पता कर लूँ कि यू यहाँ पर किस मकसद से आई है। तो रैन कहती है कि आखिर ऐसा कैसे, मैंने तो सुनी थी कि मिस यू यहाँ पर मिस्टर शैन के लिए आई है।
शेन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं इस बार तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में यू ग्रैंड को ऑफिस में बुलाती है और उसे एक प्रोजेक्ट देते हुए कहती है कि अभी थोड़ी देर बाद तुम मेरे साथ क्लाइंट से मिलने चलोगी। यू कहती है कि हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप एकदम ऑकवर्ड है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं काम और प्राइवेट लाइफ को बहुत ही अलग अलग रखती हूँ। फिर इसके बाद यू रैन को क्लाइंट से मिलवाती है और बताती है कि मिस्टर शू है। रैन इसे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है, तभी ये इसका हाथ टच करने लगता है। फिर रैन तो बहुत ही डर जाती है, तभी यू यहाँ पर आकर जल्दी से उसे दूर करती है और मिस्टर शू को इशारा करती है कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर यू इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ही शेन को पसंद करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फेयर कंपटीशन करूंगी। तो रैन से कहती है कि दूसरे के हस्बैंड को छीनने की कोशिश करना कोई फेयर कंपटीशन नहीं होता, इसे मिस्ट्रेस बनना कहते हैं। ये बोलकर रैन यहाँ से चली जाती है और यू को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर इसके बाद ये शेन से मिलने जाती है और उसे कहती है कि हम लोग इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो मेरे साथ डिनर पे चलो। पर शेन नहीं मान रहा होता है, तो ये कहती है कि रैन को इस बारे में पता ही नहीं है कि कंपनी के प्रेसिडेंट तुम ही हो, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इसे इस बारे में बताऊँ तो मेरे साथ डिनर पे चलो। तो ये इसके साथ जाने के लिए मान जाता है और तभी इसे रैन की कॉल आती है। तो ये उसे कहता है कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, पर रैन तो इसे यू के साथ देख लेती है और सोचती है कि उसने मुझे झूठ क्यों बोला। फिर इसके बाद ये दोनों डिनर पे जाते हैं। तो यू इसे कहती है कि हम दोनों की फैमिली के बीच में बिजनेस डील है और हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, तो इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। आखिर उस गरीब लड़की से शादी करके तुम्हारा क्या फायदा। शेन इसे चिल्लाकर कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने रैन के बारे में और कुछ बोली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम उसे सच में इतना पसंद करते हो, क्योंकि अगर सच में पसंद करते होते तो तुम उसे अपनी सच्चाई के बारे में बताते। क्या तुम ये डर रहे हो कि तुम उसे बता दोगे कि तुम इतने रिच हो तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेगी। शेन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि रैन रेस्टोरेंट के बाहर आकर इन दोनों को साथ में डिनर करते हुए देख लेती है। यू शेन से सवाल करती है कि क्या तुम सच में रैन को लाइक करते हो। तो ये कहता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता। ये सुनकर रैन को बहुत ही बुरा लगता है, पर यहाँ पर शेन तो इसे कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं बल्कि उसे प्यार करता हूँ। पर यू को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहती है कि कोई बात नहीं, हमें अलग हुए बहुत टाइम हो गया, देखना धीरे धीरे तुम मुझे भी पसंद करने लगोगे। और फिर वो इसके पॉकेट में अपना पर्सनल नंबर डाल देती है और कहती है कि याद रखना, मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना। तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा ना कि तुम्हारे ग्रैंडपा की स्पेशल मेडिसिन मेरी लिन फैमिली के ऊपर ही डिपेंड है, तो मेडिसिन चाहिए तो तुम्हें मुझसे तो बना के रखनी होगी। फिर यू के यहाँ से जाते ही शेन बहुत ही अपसेट होता है और वो बाहर रैन को देखकर जल्दी से उसके पास जाता है। ये कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम्हें इस बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था, बताओ तुम मुझसे कब डिवोर्स लेना चाहते हो। तो ये कहता है कि मेरी बात तो सुनो, तुमने मेरी आधी बातें सुनी है। मैं मानता हूँ कि जब मैं शुरू में तुमसे मिला था तो मुझे तुम अच्छी नहीं लगी थी, पर हमारे बीच के इतने लंबे रिश्ते के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। रैन कहती है कि लेकिन यू तो कह रही थी कि तुम दोनों कपल हो। शेन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सब झूठी रूमर फैला रही है। फिर रैन इसकी बातों पर बिलीव करते हुए गुस्सा छोड़ देती है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में फिर से यू शेन को परेशान कर रही होती है और उसके साथ लंच करने भी बैठ जाती है। तो रैन भी यू से बदला लेने के लिए शेन के पास आकर बैठ जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और कपल वाली हरकतें करके वो यू को जेलस करवाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ ड्रिंक करने के लिए बाहर आया होता है और ये डिस्कस करता है कि लिन फैमिली इसे धमकी दे रही है और परेशान कर रही है, और क्योंकि इसे ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन की जरूरत है इसलिए इसे उन लोग की बात सुननी पड़ रही है। तो इसका फ्रेंड इसे कहता है कि मैं तुम्हारी लिन ग्रुप कंपनी को खरीदने में हेल्प करूंगा। फिर हम देखते हैं कि शेन इतना ज्यादा ड्रंक हो जाता है और रैन इसे पिक करने आई होती है। वो ड्रंक होकर इसे कहने लगता है कि मैंने तुमसे सब कुछ जानबूझ के नहीं छुपाया हूँ, मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। और फिर वो इसे किस करने लगता है और शेन का फ्रेंड और उसका असिस्टेंट वॉशरूम से बाहर निकल रहे होते हैं और वो ये सब देखते हुए छुपने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू यहाँ पर शेन की ग्रैंडपा से मिलने गई होती है और वो उन्हें रैन के बारे में भड़काने लगती है कि वो शेन के लिए सही लड़की नहीं है। पर ग्रैंडपा तो रैन की तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर ये सुनने के बाद यू को बहुत ही गुस्सा आता है और ये जानबूझ के ग्रैंडपा की मेडिसिन बदल देती है। फिर ग्रैंडपा इसे बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर शेन और रैन दोनों को ही डिनर पे बुलाए हैं। फिर ये चारों साथ में बैठ के डिनर करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी में एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर इन लोग को डांस करना होता है। रैन कहती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि डांस भी करना रहेगा तो मैं कोई अच्छी ड्रेस पहन के आती। तभी यहाँ पर यू आ जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी ड्रेस दे देती हूँ, देखो अब तुम लोग मेरे बारे में बुरा मत सोचो, मुझे पता चल गया है कि तुम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, इसलिए अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी और अब तो तुम मेरी फ्रेंड हो। फिर रैन इसके साथ बैक स्टेज रूम में जाती है और यू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है
कि शैन तुम्हें हमेशा पसंद करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो रैन कहती है कि यानी तुम अभी बस एक्टिंग कर रही थी कि तुमने शैन के ऊपर गिव अप कर दी हो। देखो मैं और शैन एक कपल है और तुम हमें अलग नहीं कर सकती। तो यू यहाँ पर रैन से शर्त रखती है कि देखना अभी डांस इवेंट के लिए शैन मुझे अपना पार्टनर चुनेगा और तुम देखती रह जाओगी। फिर जैसे ही रैन अपना ड्रेस चेंज करने जाती है वैसे ही यू यहाँ पर शैन को मनाने लगती है कि अब मैं वापस अब्रॉड जाने का सोच रही हूँ और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, बस आज लास्ट बार डांस इवेंट में तुम मुझे अपना डांसिंग पार्टनर बना लो। फिर डांस इवेंट जैसे स्टार्ट होने वाला होता है तो शैन एक्टिंग करते हुए यू के सामने आता है और वो रैन से डांस के लिए पूछता है। ये तो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ डांस करोगी। तो शैन कहता है कि मेरे पास पहले से ही वाइफ है तो आखिर मैं तुम्हें क्यों प्रॉमिस करूंगा। और फिर शैन और रैन साथ में डांस करने चले जाते हैं और यू को बहुत ही गुस्सा आती है। फिर डांस के बाद ये सभी एम्प्लॉयज के सामने अनाउंस करती है कि इतने दिनों से आप लोगों ने कंपनी के बॉस से नहीं मिले होंगे ना, तो चलो मैं आप लोगों को हमारी कंपनी के बॉस से मिलवाती हूँ, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शैन है, जो कि अब तक हमारे साथ ही कंपनी के एम्प्लॉय बनने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर सभी लोग शैन के लिए तालियां बजाने लगते हैं, पर यहाँ पर रैन तो बहुत ही शॉक हो जाती है और वो पार्टी के बीच में यहाँ से चली जाती है और शैन से बहुत ही गुस्सा होती है। वो उसे चिल्लाती है कि अब तक तुमने मुझसे झूठ बोला है और मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। वो यूं सही कह रही थी, तुम्हें जरूर ये लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूंगी, इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम रिच हो। शैन कह रहा है कि तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर ये इसे स्लैप लगाती है और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। और फिर रैन घर जाने के बाद रोते हुए सोफे पर ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो शॉक होती है कि मैं बेड पर कैसे हूँ, मैं तो सोफे पर सोई थी और मेरा ड्रेस भी चेंज है। वो रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि शैन ने इसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होता है। फिर वो इसे कहती है कि अब भी इसी वक्त तुम मेरे साथ डिवोर्स के लिए चलोगे। और फिर ये अपना मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लगती है तो ये कहता है कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ग्रैंडपा के पास है, इसलिए हमारी डिवोर्स इम्पॉसिबल है। फिर ये बहुत ही गुस्सा होकर अपने रूम में वापस जाने लगती है। ये कहता है कि मैं तुमसे जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा था, मुझे लगा था कि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। पर ये तो इसके मुंह पे ही दरवाजा बंद करके चली जाती है। फिर इसके बाद जब रैन कंपनी में होती है तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड और सभी एम्प्लॉयज कह रहे होते हैं कि वो कितनी लकी है कि मिस्टर शैन उसका हस्बैंड है। पर सूजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, तभी शैन इसे मनाने के लिए इसे लंच दे रहा होता है पर ये नहीं लेती। फिर इसके बाद असिस्टेंट रैन को आकर बताता है कि उसके प्रोजेक्ट में कुछ कमी है, इसलिए बॉस ने उसे बात करने के लिए ऑफिस में बुलाया। रैन गुस्से में ऑफिस में जाती है और शैन का टाई पकड़ के कहती है कि बताओ मुझे कि प्रोजेक्ट में क्या कमी लगी। ये कहता है कि आखिर मुझे मेरे वाइफ के काम में कैसे कमी नजर आएगी, मैं तो बस कह रहा था कि तुम इतनी थक गई होगी इसलिए यहाँ पे बैठो और रेस्ट करो। और फिर शैन इसे शोल्डर मसाज देने लग जाता है। तभी यहाँ पर यू आ जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों की फ्लर्टिंग के बीच में आ गई। फिर रैन गुस्से में बाहर चली जाती है और यू शैन के टेबल पे ही बैठ जाती है, पर ये इसे दूर करते हुए इसे अपने ऑफिस से बाहर निकालता है। फिर हम देखते हैं कि रैन शैन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर गई होती है। यहाँ पे ग्रैंडपा इसे शैन के बारे में सब कुछ समझाते हैं कि शैन इसे सच में पसंद करने लग गया है और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है और अब तक उसका ख्याल रखा है। फिर रैन को भी ग्रैंडपा की बात समझ आती है और वो शैन को माफ करने का सोच लेती है। पर फिर अचानक से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। रैन जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर इसे बताता है कि ग्रैंडपा को एक स्पेशल मेडिसिन की जरूरत है जो कि सिर्फ लिन फैमिली ही दे सकती है। रैन शैन को काफी कॉल करती है पर वो मीटिंग में बिजी था इसलिए उसका कॉल लगता ही नहीं। फिर वो यहाँ पर ग्रैंडपा को बचाने के लिए यू से मेडिसिन मांगने आती है तो यू इसके सामने शर्त रखती है कि अगर वो शैन को डिवोर्स देकर उसकी लाइफ से दूर हो जाएगी तो ये ग्रैंडपा को मेडिसिन दे देगी। फिर रैन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो ग्रैंडपा को बचाने के लिए डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। फिर इसके बाद मेडिसिन यहाँ ग्रैंडपा तक पहुंच जाती है और ग्रैंडपा की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। जब शैन को पता लगता है कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल में हैं, तो वो जल्दी से यहाँ पर पहुंचता है। यू इसे बताती है कि उसने टाइम पर मेडिसिन दे दी थी इसलिए ग्रैंडपा की जान बच गई। वो इसे डिवोर्स एग्रीमेंट देते हुए झूठ बताती है कि रैन तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है और उसी ने ही ग्रैंडपा की मेडिसिन बदल दी थी जिसकी वजह से ग्रैंडपा की ये कंडीशन हो गई और मेरी वजह से ही ग्रैंडपा की जान बच पाई है, इसलिए अब तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। तो शैन इसके सामने ऐसे एक्टिंग करता है कि वो इसकी बातों पर बिलीव कर रहा है। हम देखते हैं कि रैन यहाँ रास्ते में कहीं जा रही होती है और वो सोचती है कि बस अब ग्रैंडपा सेफली बच जाए, पर तभी इसे कुछ गुंडे पकड़ के लेके जाते हैं और इसे यहाँ पर यू नहीं बुलाई होती है। वो इसे कहती है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगी, नहीं तो शैन मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। पर तभी यहाँ टाइम पे शैन रैन को बचाने के लिए पहुंच जाता है और वो यू से कहता है कि तुमने सोची भी कैसे थी कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ग्रैंडपा को होश आ चुका है और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने ही उन्हें मारने की कोशिश की हो। फिर यू को बहुत ही गुस्सा आती है कि अब वैसे भी उसे जेल होने वाली है, इसलिए वो रैन को साथ लेकर ऊपर से नीचे कूद जाती है। शैन तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है पर फिर उसे पता लगता है कि यू को चोट आई है और रैन उसके ऊपर गिरी थी इसलिए वो बच गई।
फिर इसके बाद रेन हॉस्पिटल में होती है और यू इससे मिलने आया होता है। वो इसे बताता है कि ग्रैंडपा की तबीयत ठीक है और वो डिस्चार्ज होने वाले हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और शैन इसे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहता हूँ। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।